हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो डेनाइल सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर बेस्ड नहीं होती है, वो डिपेंड करती है उनके रेजिस्टेंस पे भी और साथ ही में इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन की भी। तो उसके कारण हमने एक नया टर्म डिफाइन किया था जिसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। फिर हमने देखा था उसके फॉर्मूले के डेरिवेशन और उस पे यूनिट्स, उस लैम्डा एम के क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं और उसे हम किस तरह से यूनिट कन्वर्जन करके फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आराम से पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ इतने सारे जो हमारे पास टर्म्स आ गए हैं जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फिर अभी आएगा हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे कि आपको याद होगा रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से, उसी तरह कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं और कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते थे, जिसका साइन हम के एज के यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। के कप्पा जिसे हम कहते हैं उसका डेफिनेशन क्या है भाई? तो हम जानते हैं कि हमने आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए से ही जी को भी डिराइव किया है, जी यानी कंडक्टेंस को डिराइव किया है, जो कि क्या होता है कंडक्टेंस यानी कि जी इक्वल्स टू कप्पा यानी कंडक्टिविटी इनटू एरिया अपॉन एल यानी लेंथ। एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ इलेक्ट्रोड्स है और एल जो है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है। तो जी इक्वल्स टू के इंटू ए अपॉन एल। तो अगर हम क्या करें, लेंथ 1 यूनिट ले ले, एरिया 1 यूनिट ले ले और जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का जो वैल्यू आएगा वही कंडक्टिविटी यानी कप्पा के बराबर नहीं हो जाएगा। आपको याद होगा हम बचपन से ये काम करते आ रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ का अगर डेफिनेशन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसके सारे वैल्यूज़ को 1 बैठा देते हैं। तो उसी तरह अगर हम क्या करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जिसे हम कप्पा कहते हैं, कप्पा को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो कप्पा क्या होता है? कप्पा या फिर कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन यूनिट डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स। क्या हो गया? एरिया और लेंथ हमने क्या कर दिया, 1 यूनिट फिक्स कर दिया। अगर हम एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर या फिर डेनाइल सेल हम ऐसा लेते हैं जिसका जो एरिया है, जिसके इलेक्ट्रोड्स का एरिया 1 यूनिट है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 है, तो उस केस में जो हमारे पास कंडक्टेंस आएगा, कंडक्टेंस यानी कि एल अपॉन ए आर को हम लिख सकते हैं एल जी अपॉन ए, ये भी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो अगर हम लेंथ को 1 यूनिट लिख दे, एरिया को 1 यूनिट लिख दे, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करके चले, तो उस केस में जो हमारे पास कंडक्टेंस आएगा, वही कप्पा के बराबर होगा। तो कप्पा यानी कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन यूनिट डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स, यानी जिसका वॉल्यूम 1 हो और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 हो। अगर हम जानते हैं कि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है ना। अगर हमने वॉल्यूम को 1 रख दिया, लेंथ को डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 रख दिया, तो एरिया भी ऑटोमेटिकली 1 नहीं हो गया क्या? हो गया ना। तो वही एरिया को हमने 1 रख दिया, एल को हमने 1 रख दिया, तो हमारे पास के क्या आ गया? जी के बराबर आ गया। के क्या है? कंडक्टिविटी है, जी क्या है? कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन यूनिट डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स। अब आप कहोगे कि यार भैया हमने इतना कुछ पढ़ लिया, इतने सारे टाइप्स पढ़ लिए, एक ही नाम के इतने सारे नाम हो गए, सिर्फ सब के सब सिमिलर जैसे होते हैं, तो सब हम कंफ्यूज हो गए। तो चलिए एक बार इन सब को हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है सबको समराइज करते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा वो यहाँ पे समराइज्ड है। जैसे कि अगर हम हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है? आर, तो कंडक्टेंस भी उसी तरह हो जाएगा जी। रेजिस्टिविटी होता है रो, तो कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाता है कप्पा। ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, फॉर्मूला होता है ना आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो उसी तरह उसमें जो आर है वो रेजिस्टेंस है और रो जो है रेजिस्टिविटी है। उसी तरह जी वाले जो फॉर्मूला था उसमें जी हो गया कंडक्टेंस, और जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आर वैसे यहाँ पे कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, कप्पा हो गया, जिसे हम कंडक्टिविटी के साथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। लैम्डा एम को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये हो गया एक छोटा सा टेबल जिसमें सब कुछ है। तो ये एक छोटा सा टेबल जिसमें सब कुछ समराइज्ड है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये बहुत काम आने वाला है आगे। जब हमारे टाइम था, जब हम पढ़ते थे, तो उस समय हमें बहुत कन्फ्यूजन होता था कि भाई सब तो एक जैसा है, सब में डिफरेंस क्या है। तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता था और बहुत सारे टीचर्स अच्छे से नहीं बताते थे एक्चुअली, बट हमें ठीक से समझ नहीं आता था, बहुत कन्फ्यूजन था। तो इस टेबल से आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था कि लैम्डा एम जो होता है वो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन होता है। ठीक उसी तरह जैसे मोलर कंडक्टिविटी होता है वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा इक्यू से डिनोट करते हैं। जैसे मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से, वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्यू से। तो जैसे इसका फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होता है, ठीक उसी तरह इसका भी फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी होता है। मोलैरिटी की जगह सिर्फ यहाँ नॉर्मेलिटी होता है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई, हमने आपको लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था और आपने भी स्टोइचियोमेट्री में क्लास 11 में पढ़ा होगा कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। वैसे ये वाला जो पार्ट है लैम्डा इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ना एक बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, ना मेंस, ना एडवांस, ना नीट, किसी में भी जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप मेनली इसी पे फोकस कीजिएगा हमेशा। ये टेबल आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कंडक्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन या फिर साइज ऑफ आयंस के। जितना ज़्यादा साइज ऑफ आयंस रहता है उतना ज़्यादा दो आयंस के बीच में कोलिजन होता है, जिसके कारण जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जिसके कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। इसलिए कंडक्टिविटी जो है हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है कि साइज ऑफ आयंस या कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि हमारे पास अगर मेजरली फॉर्मूला अगर हम लिखें, अगर 1000 जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है कांस्टेंट है, उन सबको अगर हम साइड करके एक बार बात करें तो हम जानते हैं कि लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी यानी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, अगर हम जानते हैं लैम्डा एम लिख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो अगर हम एम का वैल्यू 1 रख दें, यानी कि 1 मोल ले, सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन ले, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, के अपॉन 1 अपॉन वी हो जाएगा। के अपॉन 1 अपॉन वी अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाए तो ये हमारे पास कैसे दिखेगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी, लैम्डा एम इक्वल्स टू वी कप्पा, लैम्डा एम इक्वल्स टू वी कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसे हम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसके बेसिस पे बोर्ड्स पे, मेंस में, नीट में, एडवांस में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई इससे। ठीक है, तो चलिए इसे हम वैसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो ये है रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इक्वल्स टू वी इंटू कप्पा। तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और आए हुए भी है। क्या है वो, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस देन कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अगर हम उसे इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, कप्पा को कहते हैं। कंडक्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, दोनों क्या है, कप्पा ही है। आपने यहाँ पे देखा ही था टेबल में, कंडक्टिविटी या कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तीनों क्या है, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें क्या कहा गया कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कप्पा का वैल्यू जो है डिक्रीज होता है। आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं कि जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, अगर हमारे पास लैम्डा एम कांस्टेंट है और वी को हम यहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन वी इक्वल्स टू कप्पा हो जाएगा। कप्पा इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा एम अपॉन वी। तो अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे एट कांस्टेंट मोलर कंडक्टिविटी, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। फॉर्मूला से ये प्रूव हो रहा है। कप्पा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना, कप्पा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उसी का उल्टा भी होगा, मतलब कि अगर वॉल्यूम जो है इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज करेगा तो कप्पा क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं लैम्डा एम और वॉल्यूम की। क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इसमें आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कि लैम्डा एम जो है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उसका उल्टा यानी वाइस वर्सा भी होगा, यानी कि अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा एम डिक्रीज होगा और अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा एम भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो कप्पा डिक्रीज होगा और अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
आई होप कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भाई हमने फॉर्मूला से तो देख लिया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कप्पा इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज, कप्पा वी का क्या रिलेशन है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो इसका रीज़न क्या है, वॉल्यूम बढ़ने के कारण कप्पा इंक्रीज क्यों हो रहा है। अगर प्रैक्टिकल फिजिकल रीज़न की बात करें तो चलिए उस रीज़न को हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रीज़न भी पॉइंट वाइज है, रीज़न नंबर 1 और रीज़न नंबर 2। रीज़न 1 कॉरस्पॉन्ड करता है पॉइंट नंबर 1 को और रीज़न 2 कॉरस्पॉन्ड करता है पॉइंट नंबर 2 को। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ कप्पा जो है डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज के कारण कप्पा वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस आर स्टिल सेम देन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। हम जानते हैं कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर ले रहे हैं, एक ऐसा कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उस इलेक्ट्रोलाइट को फिक्स कर दें, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड है, तो अगर हम जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को हम और डाइल्यूट करते जाएंगे बाय एडिंग वाटर या फिर किसी और चीज़ को जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करते जाएंगे, यानी कुल मिला के अगर बात करें कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं विदाउट चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर आप डायग्राम से बात करें तो जैसे ये कंटेनर है, इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 मोल्स ऑफ आयंस है, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम बढ़ा देने से क्या होगा, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। हमारे पास नंबर ऑफ आयंस तो 4 फिक्स थे और पहले वॉल्यूम था मान लीजिए 2 लीटर, तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम 4/2 कितना हो गया, 2 आयंस पर लीटर था, 2 आयंस पर लीटर था। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि वॉल्यूम हमने क्या किया, बढ़ा दिया, बढ़ा देने के कारण मान लीजिए हमने 2 लीटर और बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ आयंस 4 और वॉल्यूम हो गया 4, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम 1 हो गया, यानी वो डिक्रीज हो गया। तो क्या हो रहा है, जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस का तो अमाउंट तो सेम है, तो उसके कारण क्या होता है, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब हम जानते हैं कि आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, और हमने पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आयंस के कारण होता है। आयंस जो होते हैं चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा कंडक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी के कारण जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं एट ए कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ आयंस, तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जिसके कारण कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो गया। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण कप्पा वैल्यू कैसे डिक्रीज हो जा रहा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। इसमें क्या था कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते तो लैम्डा एम बढ़ जाता है, क्यों, उसका प्रैक्टिकल रीज़न देखते हैं। तो व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड आयंस are more separated from each other, so interaction and collision between them decreases, that is resistance, internal resistance decreases, so molar conductivity increases। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल में क्या होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है। जैसे जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, दो जैसे आयंस है, दो आयंस अगर मूव करे एक एनोड की तरफ एक कैथोड की तरफ, तो क्या होता है, दोनों में कोलिजन होता है। कोलिजन होने के कारण क्या होता है, कोलिजन होने के कारण दोनों की स्पीड में गिरावट आती है, यानी जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो डिक्रीज होता है। तो हमने फाइनली देखा था कि विस्कोसिटी और फिर कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या आयंस के कारण क्या होता है, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसके कारण मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा। तो हम जानते हैं कि हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, लैम्डा एम इक्वल्स टू वी कप्पा में हमने देखा अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करें तो अब आयंस क्या होंगे, एक दूसरे से ज़्यादा सेपरेटेड हो जाएंगे। व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड आयंस आर मोर सेपरेटेड, जैसे हमने इस फिगर में देखा था, जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे थे तो आयंस जो है एक दूसरे से और दूर होते जा रहे थे, दूर होते जाएंगे तो क्या होगा, जितना ज़्यादा दूर होंगे उनके कॉलिजन होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा कम होगा, मतलब कॉलिजन फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। आर्हेनियस कांस्टेंट जो हम केमिकल काइनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, कॉलिजन होने का चांस डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा ना भाई। आई होप कि आपको समझ आएगा। सो दिस वाज द रीज़न
बिहाइंड दिस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको सीधा सीधी पूछ देगा कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, उसमें ये 2 ऑप्शंस लिख देंगे। पहले क्या कर देंगे, इफ वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज देन मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, और सेकंड पॉइंट में लिख देगा इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। और फिर इसी तरह थर्ड पॉइंट हमारे पास दे देगा इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, और इसी का वाइस वर्सा लिख देगा। तो इसमें से क्या होगा, 2 ऑप्शन तो करेक्ट होगा, तो वही आपको 2 ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट पहचानने होते हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके आराम से उसे ज्वाइन कीजिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहाँ पे हमारे सारे DPPs और मटेरियल्स, शीट्स, सब कुछ, नोट्स फॉर बोर्ड्स, नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव, नोट्स फॉर नीट, एवरीथिंग आपको सेपरेटली वहाँ पे मिल जाएगा। और जो हम क्लास में लेक्चर नोट्स बताते हैं वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। भाई 1.5 लाख रुपए का कोटा का एलाइट इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल है वो, जो हम फ्री में आपको बांट रहे, फ्री में, बिल्कुल फ्री। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, स्टे ट्यून्ड विथ ट्रायोस पोटेंशियल।